नमस्कार। बात शुरू हुई थी सम्राट अकबर से। हमारा देश पुराना देश है, लंबा इसके इतिहास का कालखंड रहा है और इस कालखंड में कई बार अस्थिरता का दौर रहा है, कई बार स्थिर दौर रहा है। कई राजे महाराजे बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने भारत में बहुत अच्छी सभ्यता का निर्माण किया और कई तमाम ऐसे भी रहे जो केवल राज करके चले गए। उसी क्रम में काफी लंबी उथल पुथल के बाद एक तरीके से देखा जाए तो परम भट्टारक महाराजाधिराज हर्षवर्धन के बाद पहली बार, बीच का कालखंड बड़ा लंबा है, लेकिन पहली बार सम्राट अकबर का काल शुरू हुआ जिसने एक लंबे समय तक भारत में समृद्धि और सभ्यता और संपन्नता का आयाम देखा। उन्हीं सम्राट अकबर ने जब शासन शुरू किया तो शुरुआती तौर पर शासन को व्यवस्थित करने के बाद भारत को उन्होंने प्रशासनिक इकाई के लिहाज से 12 हिस्सों में बांटा। जिस समय 12 हिस्सों में बांटा सम्राट अकबर ने, उस समय उनके पास उत्तर भारत और मध्य भारत का काफी बड़ा हिस्सा था। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और नीचे गोंडवाना तक। इस पूरे परिक्षेत्र को उन्होंने 12 प्रशासनिक इकाइयों या उस समय की भाषा में कह लीजिए 12 सूबों में बांटा और उन सूबों का नाम रखने में उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि उन क्षेत्रों की प्राचीन झलक और प्राचीन संस्कृति उन नामों में भी दिखाई दे। उन्हीं 12 सूबों में से एक सूबा था अवध, जो आज भी बोलचाल की भाषा में अवध कहा जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे बहुत से नए हिस्से जोड़ करके उसकी इकाई उत्तर प्रदेश के रूप में उसको जाना जाता है। आज की तारीख में जिसको हम अवध बोलते हैं वो उस उत्तर प्रदेश का एक अच्छा खासा हिस्सा है, लेकिन अब अवध नाम की इकाई प्रशासनिक लिहाज से देखा जाए तो अस्तित्व में नहीं है। बहरहाल सम्राट अकबर ने जो 12 सूबे बनाए, उन सूबों को बढ़ा करके फिर वो 18 हुए और 18 के बाद औरंगजेब के ज़माने में वो 21 सूबे हो गए। बहरहाल वो बात फिर कभी, बात अभी अवध सूबे की हो रही है। इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 12 सूबों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूबेदार नियुक्त किए जाते थे और उनके ऊपर बादशाह निगाह रखता था और साथ ही साथ 3 साल में या अधिकतम 5 सालों में, ज़्यादातर तो 3 साल में उनका तबादला कर दिया जाता था, उनको दूसरे सूबे में भेज दिया जाता था ताकि वो एक ही सूबे में रहकर के शक्ति संचय करके बादशाह को चुनौती न दे सके। इसी तरीके से अवध का सूबा, जो 12 सूबे बनाए गए उसमें जो अवध का सूबा था उसमें जो पहले सूबेदार बनाए गए उनका मकबरा अभी भी लखनऊ में नखास पर नादान महल के नाम से देखा जा सकता है। लाल पत्थरों का मकबरा बना है और वो यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित परिवार के थे। उनको बुला करके गवर्नरी सौंपी थी या सूबेदारी सौंपी थी अकबर ने। और उस मकबरे को आप देखें तो आपको साफ साफ वो मुगल वास्तुशिल्प का एक नमूना दिखेगा। काफ़ी लंबा चौड़ा दायरा है, उसमें तब कई कब्रें हैं। बहरहाल कोई भी उसको जाकर के देख सकता है। इस तरीके से अवध का सूबा था और उसी तरीके से अवध के सूबे की एक खास बात ये भी थी कि ये सूबा चूँकि गंगा यमुना और तमाम छोटी बड़ी नदियों का दोआब था, इसलिए काफ़ी संपन्न था। उन 12 सूबों में जो सबसे संपन्न सूबे थे उसमें एक अवध था और दूसरा बंगाल था। और इन दोनों ही सूबों की खासियत ये थी कि यहाँ नदियों की अधिकता थी और ज़मीन फर्टाइल थी और उसके चलते यहाँ पर खेती भी जो थी वो काफ़ी समृद्ध और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उत्पादन यहाँ होता था। एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों सूबों ने मुगल शासन को और मुगल समृद्धि को और मुगल सभ्यता को ऊंचाई पर पहुंचने में काफ़ी अपना योगदान दिलाया। और बाकी 10 सूबे भी थे जो बाद में 21वें मैंने बताया। अब इसके आगे की दास्तान अगले आपको एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको पसंद आ रही हो कथा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।